नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोग का हमारे जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में हम लोग हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है एमसीक्यू का, उसे उसका ये दूसरा चरण है। ठीक है दोस्तों, हम लोग मॉड्यूल वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। कभी टॉप 15 एमसीक्यू, कभी टॉप 20 एमसीक्यू आप लोग के लिए ला रहे हैं। दोस्तों, एक प्लेलिस्ट बन चुका है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें जाकर आप जो है जितने भी इंपॉर्टेंट्स एमसीक्यूज है वो आप ट्राई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैक्सिमम चांस है इन्हीं सभी एमसीक्यू से आपसे क्वेश्चन मिलने का, क्योंकि एक तरह से आपका रिवीजन हो जाता है पूरे के पूरे टॉपिक का इन सभी एमसीक्यूज के थ्रू। और दोस्तों, साथ ही साथ एक और बात देख लीजिए कि मैंने एक और वीडियो लेसन आप लोगों को मिलेगा जो कि आपको क्विक रिवीजन का सेशन होगा। तो दोस्तों, एक प्लेलिस्ट बन चुका है क्विक रिवीजन का, तो आप लोग उसे अभी से स्टार्ट कर दीजिए देखना, ताकि आप लोग जल्द से जल्द टॉपिक को रिवाइज कर पाएं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस पार्टिकुलर सेशन को। मॉड्यूल ए से हम लोग 20 एमसीक्यू कवर करेंगे और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। आइए, पहला क्वेश्चन है। देखिए, हमें डाटा दी गई है और हमसे पूछा गया है ब्रॉड मनी M3 को कैलकुलेट करना। करेंसी विद पब्लिक दे रखा है 1 लाख, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम दे रखा है 2 लाख, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई दे रखा है 2 लाख, सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक दे रखा है हमें 40,000, टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम दे रखा है हमें 2 लाख। और एक और डाटा दी गई है, ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंकिंग सिस्टम इंक्लूडिंग 40,000 ऑफ एनएससी टोटल, वो हमें दे रखा है 1 लाख। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। अब आप सबसे पहले बार खुद से ट्राई कीजिए, इसे कैलकुलेट कीजिए, ब्रॉड मनी M3 को निकालिए, फिर मैं अपना कैलकुलेशन बताता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। अब आइए दोस्तों, हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है इसका आंसर नंबर बी, यानी कि 60 लाख। ठीक है। अब देखिए, M3 को मैंने बताया था, M3 में क्या होता है, M3 बराबर M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा M3 होता है। अब सबसे पहले M1 को निकालना होगा। M1 क्या होता है, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे M1 के। तो दोस्तों बताइए, करेंसी विद पब्लिक कितना दे रखा है, 1 लाख दे रखा है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम कितना दे रखा है, वो आपको 2 लाख दे रखा है। और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई कितना दे रखा है दोस्तों, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई दे रखा है आपको 2 लाख। तो दोस्तों, सभी को यदि आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5 लाख। तो ये हमारा क्या मिल गया, M1। और उसमें से हम लोग क्या जोड़ना है, टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट कितना दे रखा है, 2 लाख। तो 5 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका M3 इज इक्वल टू 7 लाख, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच M4 विल बी फ्रॉम बिलो डाटा। अब देखिए, ये सभी डाटा से आपको M4 निकालना है। डाटा हमारा पिछला वाला चैप्टर, पिछला वाला क्वेश्चन का ही है, आपको M4 निकालना है दोस्तों। तो आपने निकाल लिया होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। M4 का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए आप। तो फ्रेंड्स, M4 का फॉर्मूला होता है M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर जितना भी डिपॉजिट्स हम लोग पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से किए हुए हैं वो हमारा M4 होगा। ठीक है। अब आप बताइए, M3 कितना है, M3 7 लाख है, हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। और टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस कितना है, 1 लाख है, जिसमें से 40,000 जो है वो एनएससी में है। तो कितना एनएससी में नहीं है, तो 60,000 हमारा एनएससी में नहीं है। तो क्या कीजिएगा, 7 लाख में से 60,000 जोड़ दीजिए, यानी 7 लाख 60,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो M4 का वैल्यू निकला 7,60,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट इन्फ्लेशन ऑफ ABC कंपनी एज प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर। तो दोस्तों, हमें इन्फ्लेशन किसी ABC कंपनी का निकालना है और करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स दे रखा है 120 लाख और बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स दे रखा है 100 लाख। ऑप्शन है 20, 1.2, 0.2, 200 नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन हमें निकालना है। इन्फ्लेशन का फॉर्मूला तो पता होगा आप लोगों को, मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी समझाया था और जो PDF हम लोग मैंने बताया उसमें भी बताया था दोस्तों। इन्फ्लेशन का फॉर्मूला होता है प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर माइनस प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर अपॉन प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर इंटू 100। तो दोस्तों, प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर कितना है बताइए। प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर है हमारा 120 लाख, तो 120 लाख को हम लोग लिख लेंगे। बेस ईयर में प्राइस इंडेक्स कितना है, वो है हमारा 100 लाख, तो 100 लाख लिख लेंगे और डिवाइडेड बाई 100 लाख इंटू 100, तो ये हमें मिल जाएगा 20। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20। आइए 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो सभी चैप्टरों से है। तो इससे फायदा ये होगा कि आप लोगों को पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर्स का, यानी मॉड्यूल ए में जितने भी चैप्टर्स हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अब देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि डाटा ऑफ अ कंट्री जेड कॉर्पोरेशन इज एज फॉलो, ऑल द डाटा इन मिलियन इंडियन रुपीज़। तो देखिए, कंजम्पशन दिया हुआ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, टैक्स, सब्सिडीज, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रॉपर्टी इनकम, टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, इसके अलावा इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल डोमेस्टिकली, ये सब दिया हुआ है आपको।
और फ्रेंड्स इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे जीडीपी को कैलकुलेट करना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आइए जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। एक बार आप उम्मीद है दोस्तों आपने मेरा प्लेलिस्ट देखा होगा ईवीएम मॉड्यूल ए का, मैंने एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझाया था। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग इसे कैलकुलेट कर लिए होंगे। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 62,000। फॉर्मूला तो आपको पता होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी कितना है हमारा 10,000, आई कितना है 20,000, जी कितना है हमारा 30,000, एक्स कितना है 80,000, 8,000 माइनस 6,000। तो सबको यदि आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो फाइनल ऑपरेशन करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा 62,000। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे सेम डाटा है, हमें जीएनपी पूछा गया है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है दोस्तों। सामने आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो फ्रेंड्स बताइए जीएनपी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जीएनपी का फॉर्मूला है जीडीपी प्लस एनआर। एनआर क्या होता है? टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल डोमेस्टिकली, दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था अपने इस वीडियो लेक्चर्स में। तो दोस्तों 62,000 तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसमें से 1100 जोड़ेंगे और 500 घटाएंगे, यानी कुल मिलाकर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 62,600। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमसे देखिए डाटा वही है, अब पूछा गया है कैलकुलेट जीडीपी एट कॉस्ट फैक्टर। ठीक है दोस्तों, जीडीपी एट कॉस्ट फैक्टर पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों। कैसे निकालिएगा जीडीपी एट कॉस्ट फैक्टर? तो दोस्तों जीडीपी एट कॉस्ट फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता होगा, जीडीपी एट मार्केट रेट माइनस इंडेक्स माइनस अंडर ब्रैकेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 2,000 और हमारा सब्सिडी कितना है 100 रुपया। तो 2,000 माइनस 100 घटा लीजिए और पूरे को आप 62,000 से घटा लीजिए, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 60,100 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा जीडीपी एट फैक्टर रेट मिल गया। उसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन में हमसे जीएनआई पूछा गया है, ग्रॉस नेशनल इनकम पूछा गया है दोस्तों। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है, 62,000, 62,400, 64,300 और 64,400। तो दोस्तों जीएनआई कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ। तो जीएनआई इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 64,400। जीएनआई का फॉर्मूला होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस टैक्स लेस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट एंड इम्पोर्ट, दैट मीन्स नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रोड प्लस कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दैट मीन्स नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रोड प्लस प्रॉपर्टी इनकम। तो दोस्तों जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम लोग 62,000 कैलकुलेट कर चुके हैं। टैक्स लेस सब्सिडी, टैक्स कितना है हमारा 2,000 और सब्सिडी कितना है 100, तो 2,000 में से माइनस 100 घटा दीजिए। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको दे रखा है 200, आप देख सकते हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको 200 रुपया दे रखा है। और प्रॉपर्टी इनकम आपको 300 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर आप यदि सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 64,400, इसका करेक्ट आंसर है। फिर से देखिए सेम डाटा है, अब हमसे नेट टैक्स रेवेन्यू पूछा गया है ए टू जेड कॉर्पोरेशन का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका पूरा का पूरा जितना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकता है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रश्न ये उठता है कि नेट टैक्स रेवेन्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1,300, 900, 1,200 और 1,000। ठीक है दोस्तों, तो देखिए समझिए नेट टैक्स रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है दोस्तों। आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन था M1 M2 वाला, मनी सप्लाई वाला, इन्फ्लेशन वाला। दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए जीडीपी से आ गया, फिर तीसरा क्वेश्चन आपका यूनियन बजट से आ गया। तो सभी टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ। देखिए दोस्तों नेट टैक्स रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू माइनस एनसीसीडी ट्रांसफर्ड टू नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड माइनस स्टेट शेयर। ठीक है, तो दोस्तों नेट टैक्स रेवेन्यू के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू निकालना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कैसे निकालें। तो दोस्तों ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस इनकम टैक्स प्लस अदर टैक्स एंड ड्यूटीज प्लस कस्टम्स प्लस यूनियन एक्साइज ड्यूटीज प्लस सर्विस टैक्स प्लस टैक्स ऑन यूनियन। दोस्तों मेरा जो सीआईबी का क्रैश कोर्स है जिससे मैंने 40 वीडियो अपलोड किया है उसमें आप जाके देखिए, शायद डे नंबर 7 या 8 मैंने समझाया था, मैंने ट्रिक बताया था इसको याद रखने का। तो जिन लोगों ने ट्रिक नहीं देखा है या नहीं समझा है तो वहाँ पे जाके देखिए, मैंने अच्छे तरीके से ट्रिक बताया था कि दिमाग में कैसे आप लोग इस चीज़ को बैठा सकते हैं। वैसे कि मेरा ईवीएम का मॉड्यूल ए का मैक्सिमम टॉपिक से मैंने ट्रिक समझाया है कि याद करने का। तो दोस्तों आप पहले ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू निकालिए, वो हो जाएगा 200 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 200। आप वैल्यू को पुट करना है, आपको डाटा आपको ऊपर दे रखा है वो, जो कि आपको मिल जाएगा 1,300। और नेट टैक्स रेवेन्यू के लिए क्या कीजिएगा, 1,300 में से एनसीसीडी को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, उसमें से स्टेट शेयर को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यानी कि 900 मिल जाएगा आपको। तो करेक्ट आंसर होगा नेट टैक्स रेवेन्यू का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग द रिसेशनरी फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, अब देखिए क्या पूछा गया है कि जब बिजनेस साइकिल में रिसेशन आता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज लाइकली टू डिक्लाइन, यानी मनी का परचेजिंग पावर घट जाता है रैपिडली।
दूसरा कह रहा है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज ड्रामेटिकली, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेचुरल रेट है वो बढ़ जाएगा। सी पोटेंशियल नेशनल इनकम विल इंक्रीज एनुअल नेशनल इनकम, यानी कि जो पोटेंशियल नेशनल इनकम है वो एनुअल नेशनल इनकम को बढ़ा देगा। और चौथा कह रहा है एक्चुअल नेशनल इनकम विल एक्सीड पोटेंशियल नेशनल इनकम। अब दोस्तों जरा समझिए, हम लोग सबसे पहले एक बार थ्योरी को समझ लेते हैं, क्विक थ्योरी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बिजनेस साइकिल में इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। अब मैं समझाता हूँ क्यों। देखिए बिजनेस साइकिल को इकोनॉमिक साइकिल भी कहते हैं, इसमें 4 फेजेज होते हैं। बूम, ठीक है दोस्तों, इसका कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पता होगा, साइक्लोनिक होता है, वेव लाइक मूवमेंट होता है, रेकरिंग होता है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसका 4 फेज क्या है। बूम, बूम यानी कि क्या होता है दोस्तों, बूम उछाल। रिसेशन क्या होता है, मंदी। डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन होता है गिराव। और रिकवरी क्या होता है दोस्तों, लाभ वसूली। तो देखिए दोस्तों, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको, क्विक रिवीजन। बूम में क्या होता है कि प्रोडक्शन को फुल्ली यूज किया जाता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इसके कारण ज़्यादा इन्वेस्टर्स आते हैं, जिसके कारण क्या होता है, नया मशीन खरीदा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वेजेस का एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय का जो वेजेज है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण आपका होता है लीड्स इंक्रीज प्रोडक्ट कॉस्ट, जिसके कारण प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों रिसेशन। इस केस में क्या होगा, डिमांड कम होगा, ठीक है, स्टॉक डाइंग मोर ड्यू टू लेस और नो डिमांड, न्यू ऑर्डर कैंसिल ड्यू टू नो डिमांड, लो एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। उसके बाद क्या होगा, वाइंड अप ऑफ बिजनेस, नो कैपेबिलिटी ऑफ रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों ये हमारा मंदी का टाइम आता है, रिसेशन कहते हैं इसे। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, डिमांड कम होगा, इसके कारण क्या होगा कि इस आइटम को हम लोग लॉस पे बेचेंगे, जिसके कारण क्या होगा, प्रोडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग पेइंग लेस वेजेस, करंट वर्कर्स अनएबल टू पे अदर लोन्स देयर लोन्स, फाइनली द इकोनॉमी इज इन बॉटम। इकोनॉमी सबसे बॉटम पे चला जाता है डिप्रेशन में। और रिकवरी में, वसूली में क्या होता है, पतन के बाद का फेज होता है हमारा रिकवरी, ठीक है, तो वसूली होता है इसमें बेसिकली, ठीक है, वर्कर का काम पे वापस आना, स्लाइट ग्रोथ इन इकोनॉमी, स्टार्टिंग ऑफ रिपेमेंट, डिमांड फॉर मोर क्रेडिट एंड एडवांस। तो दोस्तों ये देखिए, ये चारों चीज़ को मैंने शॉर्ट में आप लोगों के लिए समझा दिया। इसका आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, और यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आप देखिए, इसका करेक्ट आंसर है क्या, कि पोटेंशियल नेशनल इनकम जो है हमारा एक्चुअल नेशनल इनकम से ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड इट शोज दैट। जब डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है तो क्या मतलब होता है इसका। ए, फॉर राइजिंग प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। बी, फॉर राइजिंग प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। सी, फॉर डिक्रीजिंग प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। डी, फॉर डिक्रीजिंग प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड विल नॉट चेंज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए सी और बी में जरा देखिए, दोनों करेक्ट लग रहा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन को देखा जाए तो बी और सी दोनों करेक्ट है। तो लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार क्या होता है कि प्राइस और गुड्स क्वांटिटी जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है। ये मैंने ग्राफ से भी आपको समझाया था, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ही है, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि प्राइस बढ़ेगा हमारा तो क्वांटिटी डिमांड वो घटेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है दोस्तों। आप उस ग्राफ से भी समझ सकते हैं, प्राइस विल इंक्रीज देन क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉजेज ड्यू टू। तो मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन का आपको कारण पूछा गया है। ए कर रहा है मनी सप्लाई, बी कर रहा है एग्रीगेट डिमांड, सी कर रहा है एक्सेस डिमांड, और डी कर रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों डिमांड पुल इन्फ्लेशन को मैंने अच्छे तरीके से समझाया था, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। देखिए सबसे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्यों है, ड्यू टू पब्लिक डिमांडिंग मोर ऑफ ए कमोडिटी दैट लीड्स टू प्राइस राइज। पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे तो प्राइस तो बढ़ेगा ही ना। तो दोस्तों बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसके कारण, इसका कारण क्या है, एक्सेस डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, मनी सप्लाई, ठीक है दोस्तों। एक्सेस डिमांड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसी तरह कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है सप्लाई में शॉर्टेज हो जाती है, जिसके कारण प्राइस राइज होता है हमारा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए कवर कर रहा हूँ, तो समझ सकते हैं ये पीडीएफ कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इन इकोनॉमीज fiscal policy has got two main instruments. They are option A, government reserves and capitals, option B, CRR and SLR, option C, base rate and bank rate, option D, government spending and taxation. दोस्तों ये क्वेश्चन लिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी वाले टॉपिक से। आपको मैं एक चार्ट देता हूँ, एक चार्ट प्रोवाइड करता हूँ, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में का जो टूल है वो इंटरेस्ट रेट है, और फिजिकल पॉलिसी का जो टूल है वो है टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन नंबर डी को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, और ये फिजिकल पॉलिसी की बात कर रहा है दोस्तों।
तो इंटरेस्ट रेट देखिए होगा नहीं, CRR SLR सब होगा नहीं, वो तो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। लेकिन फिजिकल पॉलिसी का कौन दो मेन इंस्ट्रूमेंट है, वो देख लीजिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। और बाकी पॉइंट्स आप यहाँ समझ सकते हैं, वो मैंने एकदम सीक्वेंस में आप लोग के लिए यहाँ इस चार्ट में प्रोवाइड किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, ये पार्टिकुलर क्वेश्चन आपका थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि आप यदि इस पार्टिकुलर MCQ को, जो मैंने हर एक मॉड्यूल के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप यदि उसे देखेंगे, चाहे AVM हो, चाहे BFM हो, चाहे रिटेल हो, तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक एकदम क्लियर होते चलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, एज पर JM Keynes थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज हायर इन टू एसेट इकोनॉमी, पीपल वुड लाइक टू होल्ड। ऑप्शन ए, देयर पोर्टफोलियो मोर इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड। ऑप्शन बी, देयर पोर्टफोलियो मोर इन फॉर्म ऑफ कैश बैंक डिपॉजिट। ऑप्शन सी, देयर पोर्टफोलियो इन द बैलेंस फॉर्म। ऑप्शन डी, विल नॉट बॉदर एज इनकम लेवल आर हायर। तो दोस्तों, ये साफ साफ बुक से लिया गया क्वेश्चन है। आपको मैं बुक का स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। द हायर द लेवल ऑफ नेशनल नॉमिनल इनकम इन अ टू एसेट इकोनॉमी, मोर द मनी सप्लाई। तो लिखा गया है दोस्तों, द हायर द लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम इन अ टू एसेट इकोनॉमी, द मोर द मनी सप्लाई पीपल वुड लाइक टू होल्ड इन देयर पोर्टफोलियो बैलेंस। दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शनल मोटिव्स। तो दोस्तों, किसमें रखना चाहेंगे, अपने पोर्टफोलियो बैलेंस में रखना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, their portfolio more in form of bond, their portfolio more form of cash and bank deposit, their portfolio in the balance form। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शनल मोटिव्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपके सामने ये इस क्वेश्चन में कुछ डाटा दी गई है और ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू निकालने कहा गया। अभी हम लोगों ने देखा था ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू निकालना क्या था, फॉर्मूला कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस इनकम टैक्स प्लस अदर टैक्स एंड ड्यूटीज प्लस कस्टम एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटीज प्लस सर्विस टैक्स प्लस टैक्स और यूनियन टेरिटरी। बस को वैल्यू को पुट करना है, आपका आंसर मिल जाएगा 2900 करोड़। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का जो सिंपल ट्रिक याद करने का तरीका मेरे AVM के जो क्रैश कोर्स मैंने करवाया था, उसके आप चैप्टर नंबर 6 या 7 को देखिए, डे नंबर 6 या 7, वहाँ पे मैंने क्लियर किया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए फिर से एक केस स्टडी हमारे सामने। देखिए रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 2017-18 दिया हुआ है हमें। रेवेन्यू रिसिप्ट 8.7, टैक्स रेवेन्यू उसका 2 पार्ट है, टैक्स रेवेन्यू 7.3, नॉन टैक्स रेवेन्यू 1.4। उसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटल है 12.3, जिसका 3 पार्ट है, इंटरेस्ट पेमेंट, मेजर सब्सिडीज और डिफेंस एक्सपेंडिचर। और दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी 3 पार्ट है। अब हमसे पूछा गया टोटल रिसिप्ट बताने, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो टोटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा 8.7, कैपिटल रिसिप्ट हमारा 5.2, तो हमें आंसर मिल जाएगा 13.9। नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल एक्सपेंडिचर पूछा गया है। तो टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि आपको मिल जाएगा 13.9। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे रेवेन्यू डेफिसिट पूछा गया है, तो उसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, जो कि मिल जाएगा 3.6। नेक्स्ट में फिजिकल डेफिसिट पूछा गया है, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, जो कि मिल जाएगा आपको 4.7। और लास्ट क्वेश्चन हमसे प्राइमरी डेफिसिट पूछा गया है, इसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि मिल जाएगा आपको 1.6। तो दोस्तों ये था हमारा कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन का सेट, जैसे मैंने आप लोगों को मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर लिया हमारे मॉड्यूल ए का। ये था हमारा पार्ट 1, इसके बाद मैं लाऊंगा पार्ट 2। जिन लोगों को PDF की रिक्वायरमेंट है या और भी शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। बाकी यदि लेसन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। धन्यवाद।